खबर तफसील से। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिंदुस्तान ने तारीख रकम की है। टीम इंडिया ने पहली बार टाइटल जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। टीम इंडिया ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। पहले मैच में लक्ष्य सेन ने एंथोनी सिंसविका को 8-21, 17-21 और 21-16 से शिकस्त दी। दूसरे डबल्स में रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 18-21, 23-21 और 21-19 से मुकाबला जीत लिया। तीसरा मुकाबला सिंगल्स का था, जिसमें कादाम्बी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को 21-15, 23-21 से शिकस्त दी। हिंदुस्तानी टीम ने मलेशिया और डेनमार्क जैसी टीमों को शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी। ऐसे में टीम का एतमाद काफी मजबूत था। अब फाइनल में 14 मरतबा की रिकॉर्ड चैंपियन इंडोनेशिया को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी है। तो पहली बार थॉमस कप जीतने पर पीएम मोदी ने टीम इंडिया की बैडमिंटन टीम को मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि हिंदुस्तानी बैडमिंटन टीम ने तारीख रकम कर दी है। हिंदुस्तान के थॉमस कप जीतने से पूरी कौम पुरजोश है। हमारी कामयाब टीम को मुबारकबाद और उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए एक नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि ये जीत बहुत से आने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेगी। तो ये पीएम मोदी का ट्वीट है। बैडमिंटन पर लहराया है तिरंगा, जिसको लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पहली बार ऐसा नाज़ेन हुआ है कि थॉमस कप इंडिया ने अपने नाम किया, हिंदुस्तान ने अपने नाम किया है। और इस खुशी के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम को मुबारकबाद पेश की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, जो काम टीम इंडिया ने किया है, बैडमिंटन की टीम ने किया है, उससे आने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि थॉमस कप जीतने से पूरी कौम यानी पूरे हिंदुस्तानी पुरजोश नजर आ रहे हैं। हमारी कामयाब टीम को मुबारकबाद और उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार मैं पेश करता हूं। पीएम मोदी ने ये तमाम बातें कही। तो पहली बार थॉमस कप जीतने पर पीएम मोदी ने टीम इंडिया की बैडमिंटन टीम को मुबारकबाद पेश की है। और मुबारकबाद पेश क्यों ना किया जाए, क्योंकि पहली मर्तबा इस कप को हिंदुस्तान की बैडमिंटन टीम ने अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में मुंडका आतिशज़दगी मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी हुई है। कई मकामात पर छापे के बाद इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है कि कल 2 मुलज़मीन की गिरफ्तारी हुई थी। डीसीपी एस शर्मा के मुताबिक आतिशज़दगी में 27 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 12 जख्मी हैं। वहीं लाशों की शनाख्त के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी मुकम्मल नहीं हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी खतरनाक थी। मुंडका आतिशज़दगी में मोनिका तिवारी अभी भी लापता हैं। मोनिका के अहले खाना परेशान हैं। मोनिका वालिद से न्यूज़ 18 मोनिका के वालिद ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मुंडका अग्निकांड में मोनिका तिवारी लापता हैं। उनके बारे में अभी तक परिवार को कोई जानकारी नहीं है। उनका परिवार, पिता, माँ सब यहाँ आकर मोनिका के बारे में अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज भी इसी जगह जहाँ आग लगी उसके पास ये हैं और सिर्फ इनका एक सवाल है कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे मोनिका से मिला दो। विजय बहादुर जी, आपकी बेटी लापता है, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी हमें इधर उधर दौड़ा रहे हैं। मैं दौड़ रहा हूँ, कहीं जहाँ बता रहे वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन कोई पता नहीं, अंदर देखने भी नहीं देते हैं। मैं क्या करूं? वहाँ से पुलिस भगा देते हैं डंडे मार के। यहाँ पर मोनिका कितने दिन से काम करती थी? यहाँ मोनिका 3 महीने से काम कर रही थी। क्या काम करती थी? फोल्ड कर रही थी, कैमरा पैकिंग का काम। हाँ, पैकिंग का काम कर रही थी। तो जब ये हादसा हुआ उसके बाद आपको कैसे पता चला और आपने क्या क्या किया? इसके बाद जब यहाँ हादसा हुआ 8:30 बजे, वहाँ 9 बजे तक घर पे पहुँच जाती थी। 9 बजे के बाद जब हमें नहीं पता चला तो मैं अपने लड़के को फ़ोन किया कि पता कर, तो वो बोली कहीं पड़ोस में होगी।
तो वहाँ पड़ोस में गया, देखा नहीं है, तब वो यहाँ किसी ने बताया तो वहाँ पता लगा कि उसके फैक्ट्री में आग लग गई है। तो वहाँ फैक्ट्री में दौड़ता हुआ आया तो यहाँ देखा हकीकत में आग लगी हुई थी। अब यहाँ आग लगे होने के बाद वो इधर दौड़ने लगा, यहाँ से सारे लोग ले जाने लगे। तो संजय गांधी गया, फिर अंबेडकर गया, सफदरजंग गया, अरविंद में गया, मतलब सारे अस्पताल, यहाँ महावीर में गया, सारे अस्पताल में छानबीन किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। यहाँ अभी एसडीएम हैं, आईवी हैं वो, और दूसरे अधिकारी भी हैं, उनसे आपकी अभी बात हुई? नहीं, यहाँ और कोई अधिकारी से मेरी बात नहीं हुई, खाली मीडिया वाले से बात हुई बस। अधिकारियों से किसी से आपने कोई? अस्पताल में? अस्पताल में मेरे से नहीं हुए, मेरे लड़के से वो उसका डीएनए टेस्ट लिए हैं, खून जांच, फिर बोले हैं बुधवार तक मैं डिटेल बता सकता हूँ। बुधवार, अब मैं बुधवार तक इंतजार करूँ, फिर पता लगे आगे बढ़ा दे तो मैं क्या करूँगा। सरकार या मुख्यमंत्री आए थे, आपकी उनसे बात हुई? नहीं जी, मेरे किसी से बात नहीं हुई। तो अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे हमें डेड बॉडी चाहिए मोनिका तिवारी की। कि कैसे? आपने बातचीत तो कर नहीं रहे, आप अधिकारियों से नहीं मिल रहे? अब हमें मिले तब तो मैं मिलूं, किससे मिलूं? मैं ना, जब मैं उन तक पहुंचूंगा तब तो बात करूंगा, जब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं तब कैसे बात करूंगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो प्रशासन के अधिकारियों के रवैये, या ये कहा जाए कि उनकी पहुंच से दूर होने के कारण परेशान हैं, और यहाँ पर अपने परिजनों को अभी तक इस राख के ढेर में ढूंढ रहे हैं कि शायद उनका कोई निशान मिल जाए। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मुनका आग के चश्मदीद भगन राम तकरीबन 4 साल तक इस कंपनी में बतौर असिस्टेंट काम करते थे। बिहार के रहने वाले भगन राम ने बताया कि इमारत की दूसरी मंजिल पर मीटिंग चल रही थी जब आग भड़क उठी। मालिक मीटिंग ले रहे थे। इमारत में तकरीबन 150 मुलाजमीन उस वक्त मौजूद थे। अग्निकांड के चश्मदीद भगन राम मेरे साथ है। ये इसी फैक्ट्री में काम करते थे बतौर हेल्पर, पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे। बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। भगन राम जी, जब आग लगी तब आप कहाँ थे? ऑफिस में मीटिंग चल रहा था, उसी में मैं मीटिंग में था। आप मीटिंग में थे? कितने आदमी होंगे उस समय जिस समय आग लगी? 200-250 आदमी होंगे बस। 200-250 के आदमी। आप कैसे बचे? मैं बचा हूँ कि शीशे के पास आ गया, लोग तोड़ने लगा, मैं शीशा से आया शीशा के पास, शीशा टूट गई, तब लोग रस्सी फेंका बाहर के लोग, तो मैं रस्सी बांध करके और उसी के सहारे नीचे आया, रस्सी भी टूट गई। कौन सी मंजिल पे थे आप? मैं दूसरा मंजिल पर था। आग कैसे लगी थी? आग को पता नहीं है, मैं देखा नहीं। धुआं जब आया, मैं ऑफिस में था, आग को मैं देख नहीं पाया। धुआं कहाँ से आया था? धुआं जब ऑफिस के गेट खोले तो धुआं आके ऑफिस में गूंज दिया। कोई रास्ता नहीं था जो मैं जीना से निकल के भागूं, बस दरवाजे पर था, मेरा पता ही नहीं चला जे कैसे आग लगा है। 250 आदमी थे, आप शीशे से दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे नीचे आए, तो आराम से उतर गए थे या चोट लगी थी? जी सर, मैं आराम से उतर रहे थे, रस्सी आग से टूट गई, प्लास्टिक का था, मैं नीचे गिर गया। आप नीचे गिरने के बाद क्या हुआ? आप होश में थे? नीचे साथ गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया था। एक लड़का आया, अब उसको पहचाने में उठा के ले जाकर के उधर मेरे कमरे के सामने रख दिया। इस बिल्डिंग में मकान, जो बिल्डिंग के मालिक थे या फैक्ट्री के मालिक थे, वो लोग, उनका परिवार या वो लोग भी रहते थे? हाँ, मालिक मीटिंग चल रहा था, दोनों भाई मालिक यही थे, मैनेजर थे, वो भी मालिक थे, सब लोग यही थे। कितने लोगों के बचने के आपको लगा कि जो बच गए, या कितने लोगों की मौत हो? जब मैं तीसरा चौथा आदमी उतरा नो, तब मैं उतर गया सर, रस्सी लटक गया, उसके बाद बेहोश हो गया, मैं देख नहीं पाया। तो ये भगन राम जी ये जो कह रहे हैं कि दूसरी मंजिल पे थे जब आंख लगी और नीचे से आग लगनी शुरू हुई, धुआं था, रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए ये आए, और लेकिन रास्ते में रस्सी टूट गई थी और नीचे गिरने के बाद बेहोश हो गए। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।
उधर राजधानी दिल्ली में आतिशज़दगी का एक और वाकया पेश आया है। अपनों को लोग एक दूसरे वाकये में ढूंढ रहे हैं मुंडिका वाले में, और मुंडिका से जुड़े आतिशज़दगी से जुड़े मामले को लेकर। वहीं दिल्ली के नरेला इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में हफ्ते की रात आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। आग पर काबू पाने के लिए 27 फायर टेंडर्स की मदद ली गई है। कई घंटों तक कोशिश के बाद भी आग पर कंट्रोल हासिल नहीं पाया गया, लेकिन आखिरकार आग को कंट्रोल में ले लिया गया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने बताया कि फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही है। वाजरे के एक रोज कबल ही दिल्ली के मुंडिका मेट्रो स्टेशन के करीब भयानक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था, जिसके ताल्लुक से अब से कुछ देर पहले आप तफसीलात देख रहे थे, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिगर कई जख्मी हैं और कई अभी भी लापता हैं। ये शाम को 21:10 पे कॉल मिली थी हमें। इस कॉल को हमने तुरंत आने के बाद देखा ज़्यादा लगी हुई है तो मीडियम किया। मीडियम करने के बाद 20 गाड़ियाँ मौके पर आई जो रात को 3 बजे तक काम करती रही। उसके बाद हमने इन गाड़ियों को रिलीव किया और 8 नई गाड़ियाँ मंगवाई जो अब तक काम कर रही हैं, और आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। आग में कोई भी हताहत या चोट नहीं लगी है और पूरी तरह से अब कंट्रोल है। आगे बढ़ेंगे। ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने के कमरों और मगरबी दीवार के सर्वे का काम आज दूसरे दिन भी किया गया। आज ज्ञान वापी मस्जिद के गुंबद का भी सर्वे हुआ। कल 2 घंटे का सर्वे और किया जाएगा। अब तक 80% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। अदालत ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट तलब की है। अभी कल होगा, कल 10 से 12 फिर होगा। कुछ तथ्य रह गए हैं, फिर समय नहीं बदला गया, समय नहीं बदला गया। भैया इतनी गर्मी है, लोग रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा सा निकल जाने दीजिए। कल होगा भैया, हो गया। नहीं, 1.5 घंटे नहीं, वो कल भी कार्रवाई चलेगी। वो हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे जी जी बिल्कुल। ऐसे रोड़े अड़चन आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो चूंकि सर्वे की कार्रवाई है, अब वो बहुत गहराई से आपको विस्तृत 17 के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। कोई रोड़ा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। शासन, प्रशासन, वादी प्रतिवादी सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, वो बाधाएं स्थल पे मौके पे जो कुछ रहती हैं वो थोड़ा सा। ये सारे रिपोर्ट न्यायालय में जब दाखिल हो जाएंगे सब पब्लिक रिपोर्ट हो जाएंगे। मान के चलिए हम लोग 80% पहुँच। क्या कुछ रहेगा कल? बहुत कुछ है, बाकी है और समय लगेगा, कल हो जाएगा। चाहिए कल, ये नहीं कल समाप्त हो जाएगा। कहाँ गए? हम लोग मंदिर वहीं पर मंदिर कैंपस से कमीशन कार्रवाई हो रहा था, वहीं पर करा रहे थे। तो क्या पश्चिमी इलाके में भी गए हैं? हम लोग सभी इलाका घूम रहे हैं, अंदर में हैं। लेकिन हरशंकर जी कह रहे हैं, हरशंकर जी कह रहे हैं कि बहुत उत्साहजनक नतीजे आए हैं। हम तो कहेंगे आएंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं अभी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब और कुछ चीजें आप लोग के जो आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं तो उसके अनुरूप चीजें आ रही हैं। देखिए, हर अधिवक्ता चाहता है मेरे अनुरूप है, मैं बादनी की ओर से हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे अनुरूप है, प्रतिवादी चाहेंगे उनके अनुरूप है। ठीक माना जाए, कमीशन कार्रवाई ठीक है। हाँ, कार्रवाई माना जाए। अब कल कौन देखा है यार, क्या होगा, माना जाए। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि अवाम जानती है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मुल्क को आगे ले जा सकती है। इसके अलावा इन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर
सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। ये एक परिवार है और मैं आपके परिवार का हूं। मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में, हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है। मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मानिक साहा ने राजभवन में त्रिपुरा के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। बीजेपी ने रियासत में एक नए चेहरे के साथ आगे बढ़ने की हिकमत अमली को अपनाया है। त्रिपुरा में अगले साल के अवाइल में इंतखाबात होने वाले हैं। उत्तराखंड में भी इंतखाबात से कबल बीजेपी ने वजीर आला को तब्दील किया था और असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि कल बिप्लब कुमार देब ने त्रिपुरा के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब त्रिपुरा को नया सीएम मिला है। सीएनजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। सीएनजी की कीमत 2 रुपए फी किलो बढ़ गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 73 रुपए 61 पैसे हो गई है। वहीं अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के लिए 76 रुपए 17 पैसे अदा करने होंगे। सीएनजी की कीमतों में इजाफा ठीक 1 माह बाद किया गया है। इससे कबल 14 अप्रैल को सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया था। बहुत प्रभाव पड़ रहा है मैडम। गैस कमा रहे हैं और गैस ही भरवा रहे हैं। गैस के पैसे मार्केट में मिल रहे हैं, सवारी पैसे देने को राजी नहीं हो रही है। सवारी कहती है कि भैया रेट बढ़ जाएगा तो पैसे दूंगी। यही बातें हो रही है हमारे साथ। जहाँ 60 रुपया मीटर के बनता है वहाँ 40 रुपये में सफ़र करती है सवारी। कहती है हमारे जेब में नहीं है भैया, हम नहीं दे पाएंगे, आप जाओ। मीटर से भी नहीं बैठती वो। मीटर से बैठाना भी चाहते हैं, कह रहे भैया मीटर से नहीं, शेयरिंग कर लो। आजकल ये चल रहा है हमारी ऑटो लाइन में कि शेयरिंग कर लो, 10-10, 20-20 रुपये ले लो। तो क्या हम खाएंगे, क्या कमाएंगे? हमारे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है कि बस दाल रोटी खा रहे हैं, शाम को सब्जी का सोचना पड़ रहा है कि सब्जी घर में ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। जब से ये सीएनजी के दाम बढ़े, ना तो हमारे ओला उबर जो जिसमें गाड़ी चलाते हैं ना तो वो है उसमें कमाई बढ़ा रहे हो रेट, लेकिन इनके सीएनजी के दाम डेली रोज बढ़ रहे हैं। पहले 43 रुपये, आज से 6 महीने पहले कितने बढ़ गए? 35-40 रुपये बढ़ गए। वैसे हम फर्क तो पड़ता ही है ना, हमारे जो काम पे भी और भी चीज़ों पे है। कैसे क्या होगा बाकी ये आगे। गुपकार अलायंस के एक वफ्द ने फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बताया कि एलजी से मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों की सलामती, उनकी महफूज मकामात पर मुंतकली और रिहाइश का मामला उठाया गया। तारिगामी ने कहा कि एलजी ने अलायंस के मुतालबात से इत्तफाक किया। ताहम एलजी ने कहा क्योंकि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन पीएम पैकेज के तहत बरसरे रोजगार हैं, लिहाजा उन्हें वादी से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तारिगामी ने कहा कि कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर लोगों की तशवीश का मामला भी उठाया गया। हमारा फोकस था इस इशू पर। हम पहली बार एक साथ मिले एलजी साहब को। ये जो कश्मीरी पंडित हमें मिले उनके कंसर्न्स को लेकर, जहां तक मीटिंग में हमने कहा यू हैव टू लुक इनटू द होल सिनेरियो। द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द पीपल इज कमिंग डाउन। वी हैव सेड इट, and we have said it that as the head of the administration, you must initiate certain measures which can create confidence among the people.
We have conveyed, but our focus has been and purpose has been the question of the issues of those Kashmiri Pandits who are working here or who are settled living here. हमने यही कन्वे किया जो कश्मीरी पंडितों ने, उन्होंने भी कॉलोनीज का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हमें एक जगह पर जहां तहफ़्फ़ुज़ मिले, काम करने का मौका मिलना चाहिए, और हमारे साथ बच्चे हैं, हमें एकोमोडेशन अपनी नहीं है, सरकार हमारी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ एकोमोडेशन। वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन डेथ्स, ट्रेजेडीज। Tragedy is a tragedy, but nevertheless, a minority is always a minority, whether here, whether in Jammu, whether in the rest of the country, minority is minority. The protection of the minority everywhere is the duty of the whole society. And Kashmiris have been doing that, despite all odds. But again, we have to shoulder the responsibility. We can't afford to oblige those who want to disrupt our unity. We can't afford. Let us be clear about this. So that's why it's a duty of all of us. We have to be on guard on the side of the marginalized sections, the minority community. खबर आसाम से है, जहां मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। आसाम में आसानी तूफान के बाद से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश और पानी जमा होने से हजारों लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रियासत में मुसलसल बारिश की वजह से कई जगहों पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। रियासत में बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख करनी पड़ी। डामछरा नाम का एक स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन चलाया है हमने बदरपुर तक का। डिटोकछरा से दामछरा तक का कोई रोड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते हम पैसेंजर्स को आरपीएफ के प्रोटेक्शन के साथ, हमारे ऑफिशियल्स भी वहाँ पे हैं, उसके साथ हम डिटोकछरा से दामछरा तक पैदल लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं जो डिटोकछरा नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि वो उनका हेल्थ कंडीशन होगा या फिर वो लेडीज़ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। इन पैसेंजर्स के लिए हम लोगों ने एयरफोर्स के साथ हाथ मिलाया है और एक एयर रेस्क्यू ऑपरेशन भी रिक्वेस्ट किया है, जिसका रेकी मिशन हो चुका है और हो सकता है कि कुछ ही मिनटों या फिर कुछ। केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों और घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती इंतजामिया ने 6 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने 17 मई के दौरान केरल में भारी बारिश की पेशेनगोई की है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।